कहानी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड में रेज नाम के एक खतरनाक वायरस का सीन दिखाया जाता है। इस वायरस की शुरुआत एक लैब के इलीगल एक्सपेरिमेंट से हुई थी, जहां चिंपैंजी को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग जम्बी बन जाते हैं। इसी बीच जिमी और उसके दोस्त एक कमरे के अंदर छिपे हुए थे। अचानक उन्हें कमरे के बाहर एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल दरवाजा तोड़कर जम्बी अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद बच्चों पर हमला कर देते हैं। जिमी किसी तरह दरवाजे के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। वहीं से वो अपनी माँ और बड़ी बहन को जम्बियों का शिकार बनते हुए देखता है। डरा हुआ जिमी तुरंत भागकर चर्च में अपने पापा के पास जाता है, जो एक पादरी थे। जिमी अपने पापा से भागने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी है और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। वो अपने गले का क्रॉस जिमी के हाथ में दे देते हैं। उसी वक्त चारों तरफ से जम्बी अंदर घुस आते हैं और जिमी दौड़कर एक बेसमेंट में जाकर छिप जाता है। वहां से जिमी देखता है कि उसके पापा जम्बियों के हमले में मारे जा रहे हैं और खुद जम्बी बन रहे हैं। इसके ठीक 28 साल बाद जम्बी महामारी से बचे हुए लोगों का एक छोटा ग्रुप समंदर के बीच होली आइलैंड नाम के एक टापू पर रहने लगता है। वहां स्पाइक नाम का एक लड़का अपने पापा जेम्स और बीमार माँ आयला के साथ रहता है। आइलैंड के रूल के हिसाब से हर एडल्ट लड़के को बाहर की दुनिया देखने के लिए एक बार आइलैंड से बाहर के सफर पर जाना पड़ता है। आज वही दिन है जब आइलैंड पर अपनी पहली जर्नी के लिए स्पाइक की बारी आई है। हालांकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 12 साल है, लेकिन जेम्स को लगता है कि स्पाइक अपनी पहली यात्रा के लिए काफी बड़ा हो गया है। नाश्ता करते समय जेम्स और स्पाइक को घर के अंदर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये आवाज आयला के हाथ से ग्लास गिरने की थी। आयला काफी समय से बहुत बीमार है, लेकिन आइलैंड पर कोई डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें असल में पता नहीं है कि आयला को क्या बीमारी है। नींद से जागकर आयला पूछती है कि स्पाइक स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तब जेम्स उसे समझाते हैं कि आज स्पाइक पहली बार आइलैंड से बाहर जाएगा। ये सुनकर आयला को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से स्पाइक अभी बहुत छोटा है। स्पाइक तब अपनी बीमार माँ को शांत करने की कोशिश करता है। वो झूठ बोलता है कि वो बस थोड़ी ही देर में स्कूल के लिए निकल जाएगा। इसके बाद स्पाइक और जेम्स नीचे आ जाते हैं। निकलने से पहले स्पाइक के दादा सैम उसे अपनी हिफाजत के लिए एक तीर धनुष गिफ्ट करते हैं। आइलैंड के मेन गेट की तरफ जाते हुए सब लोग स्पाइक की हिम्मत बढ़ाते हैं। वो दुआ करते हैं कि स्पाइक सही सलामत वापस आए। गेट के सामने पहुंचने पर आइलैंड की हेड जेनी उसे नियम समझाती है। अगर स्पाइक लंबे समय तक वापस नहीं आता है तो कोई भी उसे ढूंढने नहीं जा सकता, कोई उसे बचाने भी नहीं जाएगा। इस आइलैंड को छोड़कर बाहर कदम रखना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आसपास का माहौल सेफ देखकर जेनी दूसरों को गेट खोलने का ऑर्डर देती है। गेट खुलने के बाद उन्हें समंदर के बीच एक पतला रास्ता दिखता है, जो आइलैंड को मेन जमीन से जोड़ता है। जेम्स समझाते हैं कि ये पतला रास्ता ही आइलैंड से बाहर निकलने का इकलौता तरीका है, लेकिन इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब समंदर का पानी कम हो। जब लहरें ऊपर आती हैं तो ये रास्ता पानी के नीचे डूब जाता है। समंदर की लहरें इतनी पावरफुल होती हैं कि कोई भी तैरकर इस आइलैंड तक नहीं पहुंच सकता। जेम्स और स्पाइक आखिरकार मेन जमीन पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों जंगल की तरफ चलना शुरू करते हैं। जेम्स उसे बताता है कि आइलैंड के लोग इसी जंगल से लकड़ी और खाना इकट्ठा करते हैं। स्पाइक पहली बार अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी जमीन देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जंगल के अंदर जेम्स एक अजीब से मोटे जंबी की तरफ इशारा करते हैं, जो जमीन पर रेंग रहा था। ये असल में एक ऐसी नस्ल का जंबी था जो कीड़े मकोड़े और केंचुए खाकर जिंदा रहता है। हालांकि ये जंबी बहुत धीरे चलते हैं, लेकिन जेम्स बताते हैं कि ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आमतौर पर इस प्रजाति के जंबी ग्रुप में ही घूमते हैं। जेम्स स्पाइक को उस जंबी को मारने का ऑर्डर देते हैं। यह स्पाइक की लाइफ का पहला मौका था जब वो किसी जंबी का शिकार करने वाला था। जेम्स उसे कहते हैं जंबी के गले को निशाना बनाकर तीर चलाने के लिए, ताकि वो एक ही वार में मर जाए। बहुत सावधानी से स्पाइक एक तीर निकालता है और निशाना साधता है। पहली बार में ही उसका तीर सीधे जंबी के गले में जाकर धंस जाता है। ठीक तभी दिखता है कि पीछे से एक दूसरा जंबी उनकी तरफ बढ़ रहा है। जेम्स तुरंत उसे तीर मारकर रोक देते हैं। इसके बाद उन्हें एक छोटा बच्चा जंबी दिखाई देता है। जेम्स पहले तो उसे मारना चाहते थे, लेकिन आखिर में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने उन पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो भाग रहा था। पहली बार जंबी मारने पर जेम्स स्पाइक की तारीफ करते हैं, लेकिन आसपास और भी जंबियों के आने के डर से जेम्स उसे जल्दी वहां से हटने के लिए कहते हैं। रास्ते में वो हिरणों के एक झुंड को गुजरते हुए देखते हैं। स्पाइक हैरान होकर देखता रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतना बड़ा हिरणों का झुंड नहीं देखा था। इसके बाद जेम्स स्पाइक को एक पुराने टूटे हुए घर में ले जाते हैं, ताकि वहां से कोई काम की चीज मिल सके। कुछ देर ढूंढने के बाद जेम्स को एक फ्रिस्बी मिलती है। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर वो देखते हैं कि एक जंबी को उल्टा लटकाया गया है और उसका सिर बोरी से ढका हुआ है। जैसे ही वो पास जाते हैं, जंबी हिलने डुलने लगता है, जिसे देखकर स्पाइक और जेम्स डर जाते हैं। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने जंबी को इस तरह क्यों लटकाया होगा। वो स्पाइक को अलर्ट करते हुए कहते हैं कि इस मेनलैंड पर बहुत से अजीब लोग रहते हैं। यहाँ सिर्फ जंबियों से ही नहीं, बल्कि कई साइकोपैथ या पागल इंसानों से भी सावधान रहना होगा। जंबी खुद को आजाद कर पाता उससे पहले ही जेम्स स्पाइक को उसे खत्म करने का हुक्म देते हैं। डर से कांपते हुए स्पाइक अपना धनुष उठाता है। जब जंबी अपनी रस्सी लगभग खो
खोल ही चुका था, तब जेम्स के कहने पर स्पाइक आखिर में उसके सिर में तीर मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो फिर से जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चारों तरफ खून बिखरा हुआ मिलता है। वो खून एक मरे हुए हिरण की बॉडी से निकला था। जेम्स तब स्पाइक को बताते हैं कि इस हिरण पर किसी आम जंबी ने हमला नहीं किया है, ये उन जंबियों का काम है जो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ठीक तभी स्पाइक देखता है कि एक पेड़ की टहनी पर हिरण का सिर लटका हुआ है। जेम्स डर जाते हैं क्योंकि सिर्फ अल्फा जंबी ही इस तरह की हरकतें करते हैं। अल्फा जंबी सभी जंबियों में सबसे ताकतवर और तेज होते हैं। जेम्स को समझ आ जाता है कि आसपास अल्फा जंबी मौजूद हैं, इसलिए वो स्पाइक को लेकर तुरंत घर की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। जब वो एक घास के मैदान से गुजर रहे थे, तभी जेम्स को अपने सामने एक अल्फा जंबी और कुछ दूसरे जंबी दिखाई देते हैं। जेम्स स्पाइक को लेकर फिर से जंगल के अंदर भागना शुरू करते हैं। वो अल्फा जंबी चिल्लाकर दूसरे जंबियों को बुला लेता है और जेम्स व स्पाइक का पीछा करने लगता है। जेम्स भागते भागते उनकी तरफ तीर चलाते रहते हैं, लेकिन स्पाइक इतना ज्यादा डर गया था कि वो निशाना ही नहीं लगा पा रहा था। उसके सारे शॉट मिस हो रहे थे। वो दोनों जान बचाने के लिए एक घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जंबियों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। जेम्स स्पाइक को जल्दी से अटारी पर चढ़ने के लिए कहते हैं और खुद नीचे जंबियों को रोकने की कोशिश करते हैं। काफी धक्का मुक्की के बाद आखिरकार वो अटारी में छिपकर जंबियों से बच जाते हैं। जेम्स बताते हैं कि अभी समंदर में ज्वार चल रहा है, इसलिए उन्हें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। जब पानी कम होगा तभी वो आइलैंड पर वापस जा पाएंगे। इसके अलावा जेम्स के पास अल्फा जंबी से लड़ने के लिए काफी तीर भी नहीं थे। वो स्पाइक को बताते हैं कि एक अल्फा जंबी को मारने के लिए बहुत सारे तीरों की जरूरत होती है। स्पाइक अपने पापा की मदद न कर पाने के लिए माफी मांगता है। जेम्स उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं है, स्पाइक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद स्पाइक को दूर से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखता है। वो पूछता है, पापा क्या वो धुआं किसी दूसरे बचे हुए इंसानों के ग्रुप से आ रहा है? जेम्स जवाब देते हैं कि वो कोई इंसानों की बस्ती नहीं है। वो स्पाइक को उस धुएं के बारे में ज्यादा सोचने से मना करते हैं क्योंकि वो उनके काम की चीज नहीं है। रात को जब स्पाइक सो रहा था, तभी अचानक हिरणों का एक झुंड घर के पास से गुजरता है, जिससे जमीन हिलने लगती है और घर गिरने की हालत में आ जाता है। जेम्स तब स्पाइक को घर गिरने से पहले ही जल्दी बाहर निकलने के लिए कहते हैं। समंदर का पानी कम होना शुरू होते ही जेम्स स्पाइक को लेकर तेजी से आइलैंड की तरफ वापस लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद देखा गया कि ज्वार का पानी उतरना शुरू हो गया है। हालांकि आइलैंड को जोड़ने वाला रास्ता अभी भी पानी के नीचे था। जेम्स और स्पाइक जब रास्ते के बीचों बीच पहुंचते हैं, तभी अचानक कौवों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़ता है। ठीक उसी वक्त वो देखते हैं कि वही अल्फा जंबी पीछे से उनका पीछा कर रहा है। डर के मारे स्पाइक लड़खड़ाकर गिर जाता है। जेम्स जल्दी से स्पाइक को खींचकर उठाते हैं और उसे जितना हो सके तेज भागने के लिए कहते हैं। जब वो आइलैंड के गेट के पास पहुंचते हैं तो जेम्स चिल्लाकर मदद मांगते हैं। गेट के गार्ड्स तब सर्च लाइट जला देते हैं। वो देखते हैं कि एक अल्फा जंबी जेम्स और स्पाइक के बहुत करीब आ गया है। गार्ड्स तुरंत जंबी की तरफ तीर चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्फा जंबी रुक नहीं रहा था। वो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार एक आग वाला तीर जंबी को लगता है और उसे ढेर कर देता है। जेम्स और स्पाइक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, ये कंफर्म करने के बाद उन्हें अंदर आने की इजाजत दी जाती है। उसी रात जेम्स और स्पाइक के लिए एक जश्न रखा जाता है। स्पाइक के सही सलामत वापस आने की खुशी में सब लोग जमा होते हैं। वहाँ सबके सामने जेम्स बातें बना बनाकर बताने लगते हैं कि स्पाइक ने कितनी बहादुरी दिखाई। वो दावा करते हैं कि स्पाइक ने अकेले ही दर्जनों जंबियों को खत्म किया है। ये सब सुनकर स्पाइक को बहुत शर्म आती है क्योंकि उसे पता था कि वो बिल्कुल भी उतना बहादुर नहीं था। जश्न के बीच में बोर होकर स्पाइक थोड़ा बाहर टहलने निकलता है। वहाँ वो अचानक अपने पापा को किसी दूसरी औरत के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। गुस्से से भरा हुआ स्पाइक सीधे घर चला जाता है। घर लौटकर स्पाइक अपने दादा सैम से मिलता है, जो सारा दिन घर की रखवाली कर रहे थे। सैम जब उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं तो स्पाइक गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि उसके पापा सबके सामने झूठी कहानियां सुना रहे हैं, जबकि उसने असल में कुछ नहीं किया। इसके बाद स्पाइक उस रहस्यमयी धुएं के बारे में पूछता है। सैम तब बताते हैं कि वो धुआं असल में डॉक्टर केल्सन नाम के एक आदमी की तरफ से आ रहा है। सैम को हैरानी होती है कि डॉक्टर केल्सन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर स्पाइक चौंक जाता है क्योंकि उसके पापा ने उसे हमेशा यही बताया था कि दुनिया के सारे डॉक्टर मर चुके हैं। स्पाइक को तब समझ आता है कि क्यों उसके पापा ने कल धुएं के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। उसके पापा असल में नहीं चाहते थे कि स्पाइक को पता चले कि बाहर अभी भी एक डॉक्टर जिंदा है। स्पाइक का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि उसके पापा उससे इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे। अगले दिन जब जेम्स घर लौटते हैं तो स्पाइक सीधे उनसे जवाब मांगता है। वो पूछता है कि उसे क्यों नहीं बताया गया कि डॉक्टर केल्सन जिंदा है। वही डॉक्टर वो धुआं कर रहे थे जो उन्होंने कल देखा था। जेम्स तब कहते हैं कि डॉक्टर केल्सन असल में पागल हो चुके हैं और उनके पास जाना मना है। जेम्स एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। स्पाइक के पैदा होने से बहुत पहले जेम्स और आइलैंड के दूसरे लोग खाना ढूंढने मेनलैंड गए थे। वहाँ उन्होंने इत्तेफाक से डॉक्टर केल्सन को एक एक करके लाशें जलाते हुए देखा था। जेम्स ने अपनी आंखों से देखा था कि खून से लथपथ हालत में डॉक्टर केल्सन सैकड़ों लाशों का ढेर लगाकर उन्हें आग के हवाले
हवाले कर रहे थे। जेम्स और बाकी लोग उस मंजर को देखकर बुरी तरह डर गए थे। वो तुरंत वहां से वापस आ गए और उसके बाद फिर कभी किसी ने डॉक्टर केल्सन से मिलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन स्पाइक ने अपने पापा की इस कहानी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने उल्टा तर्क दिया कि इस वक्त उसकी माँ मौत के करीब है और माँ की सेहत का ख्याल रखने के बजाय जेम्स बाहर दूसरी औरत के साथ रिश्ता रख रहे हैं। स्पाइक के मुंह से यह बात सुनकर जेम्स को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में भरा स्पाइक कमरे के अंदर जाकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। उसने एक चाकू तान दिया और अपने पापा को कमरे से बाहर जाने को कहा। गिल्ट की वजह से जेम्स आखिरकार वहां से चले गए। अगले दिन दोपहर को स्पाइक ने चुपके से आइलैंड के मेन गेट के पास वाले एक गोदाम में आग लगा दी। इससे सारे गार्ड्स आग बुझाने में बिजी हो गए। उसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइक अपनी बीमार माँ को लेकर आइलैंड से भाग निकला। मेनलैंड पर पहुंचने के बाद कंफ्यूज्ड आयला को समझ आया कि स्पाइक उसे आइलैंड के बाहर ले आया है। स्पाइक ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, डरो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ को एक असली डॉक्टर के पास ले जाएगा ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके। रात होने पर स्पाइक अपनी माँ को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में पनाह लेता है। वो अपनी माँ को सोने के लिए कहता है और खुद पहरा देने का फैसला करता है। लेकिन लंबे सफर की थकान की वजह से एक वक्त पर स्पाइक को भी नींद आ जाती है। ठीक तभी पीछे से एक मोटा जंबी उनकी तरफ बढ़ता है। जब वो जंबी सोते हुए स्पाइक को काटने ही वाला था, तभी जाग रही आयला उस पर झपट पड़ती है और उसे पीट पीट कर मार डालती है। अगली सुबह जब स्पाइक सोकर उठता है तो पास में जंबी की लाश देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कल रात आखिर क्या हुआ था, लेकिन याददाश्त कमजोर होने की वजह से आयला को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सैनिकों के एक ग्रुप का पीछा जंबियों का एक झुंड कर रहा था। जान बचाने के लिए 3 सैनिक एक बंकर के अंदर घुस जाते हैं। वहां तलाशी लेते वक्त अचानक एक अल्फा जंबी बाहर आता है और 2 सैनिकों को फाड़ डालता है। बहुत मुश्किल से एक सैनिक वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होता है। इधर घास के मैदान से गुजरते समय स्पाइक अचानक नोटिस करता है कि उसकी माँ की नाक से खून बह रहा है। स्पाइक अपनी माँ की नाक से बहता खून साफ करता है। ठीक तभी उसे उनके पीछे एक जंबी दिखाई देता है। स्पाइक बिना देर किए अपना धनुष उठाता है और तीर के सीधे वार से जंबी के दिल को चीर देता है। इसके बाद वहाँ कुछ और जंबी आ जाते हैं। स्पाइक अपनी माँ को लेकर सेफ जगह की तलाश में भागने लगता है। वो दोनों एक पुराने पेट्रोल पंप के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वह जगह खतरनाक गैस से भरी हुई थी। पीछे पीछे जंबी भी उस पंप के अंदर घुस आते हैं। अचानक ऊपर से एक सैनिक स्पाइक और आयला को जल्दी से सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए कहता है। वो सैनिक जंबियों पर गोली चलाता है, जिससे पेट्रोल पंप के अंदर जमा गैस एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। स्पाइक और आयला किसी तरह उस ब्लास्ट से खुद को बचा लेते हैं। वो दोनों बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। इसके बाद वो सैनिक अपना नाम बताता है, एरिक। स्पाइक और आयला को जल्दी से वह जगह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि धमाके की आवाज सुनकर और भी जंबी वहां आ सकते हैं। आयला की हालत बहुत कमजोर देखकर एरिक उन्हें अपने कंधे पर उठा लेता है। एरिक बताता है कि वो स्वीडिश नेवी का एक सैनिक है। उनका जहाज डूब जाने की वजह से एरिक और उसके साथी मजबूरन इस मेनलैंड पर आ गए थे, लेकिन उसके सारे साथी जंबियों के हमले में मारे गए। शुक्रिया अदा करने के लिए स्पाइक एरिक को अपने आइलैंड पर रहने का न्योता देता है, लेकिन डॉक्टर केल्सन से मिलने के बाद। आराम करते समय आयला बताती हैं कि उन्हें बहुत ठंड लग रही है। स्पाइक अपना जैकेट उन्हें पहना देता है। आयला का अजीब बर्ताव देखकर एरिक को हैरानी होती है और वो इसकी वजह पूछता है। स्पाइक तब बताता है कि उसकी माँ बीमार है। कभी उन्हें तेज सिर दर्द होता है, कभी याददाश्त चली जाती है, तो कभी वो बहुत अजीब बर्ताव करने लगती हैं। इसीलिए स्पाइक अपनी माँ को लेकर डॉक्टर केल्सन के पास जा रहा है। स्पाइक को उम्मीद है कि डॉक्टर केल्सन उसकी माँ की बीमारी ठीक कर देंगे। जब वो दोबारा रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो अचानक उन्हें एक चीख सुनाई देती है। आयला उस चीख का पीछा करते हुए एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस जाती है। वहाँ वो एक ऐसा सीन देखते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक जंबी औरत बच्चे को जन्म देने वाली है। आयला डरे बिना उस जंबी औरत की डिलीवरी में मदद करने लगती है। कुछ ही देर बाद उस जंबी औरत ने एक हेल्दी बच्ची को जन्म दिया। आयला बच्चे को गोद में उठा लेती है और स्पाइक से नाभि की नाल काटने को कहती है। एरिक घबराकर आयला से बच्चा वहीं छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन आयला राजी नहीं होती क्योंकि बच्चा इन्फेक्टेड नहीं था। अचानक जंबी माँ गुस्से में उन पर हमला करने की कोशिश करती है। खुशनसीबी से एरिक तुरंत गोली चलाकर जंबी को मार देते हैं। ठीक उसी पल कोई ताकत एरिक को ट्रेन के ऊपर खींच लेती है। इसके बाद एक अल्फा जंबी एरिक का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर नीचे उतरता है। स्पाइक तब अपनी माँ को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। स्पाइक कई तीर चलाता है, लेकिन अल्फा जंबी उनका पीछा करना बंद नहीं करता। अचानक लाल रंग की खाल वाला एक आदमी एक ट्रैंक्विलाइजर दागता है, जिससे अल्फा जंबी हमला करना बंद कर देता है। पता चलता है कि ये आदमी ही डॉक्टर केल्सन है। डॉक्टर केल्सन अपने अजीब लुक के लिए स्पाइक से माफी मांगते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर शरीर पर आयोडीन लगा रखा है, क्योंकि जंबी आयोडीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद वो अल्फा जंबी के हाथ से एरिक का सिर ले लेते हैं। स्पाइक तब अपनी पहचान बताता है और कहता है कि उसे डॉक्टर केल्सन की मदद चाहिए। डॉक्टर केल्सन तब स्पाइक और उसकी माँ को अपने साथ आने का न्योता देते हैं। वो एक नदी के किनारे से चलते हैं, जो असल में जंबियों के हमले को रोकने के लिए डॉक्टर केल्सन का बनाया हुआ एक डिफेंस सिस्टम था। स्पाइक डॉक्टर केल्सन के ठिकाने
ठिकाने पर पहुंचकर इंसानी हड्डियों से बने खंभे देखकर हैरान रह जाता है। केल्सन बताते हैं कि ये उन्होंने बहुत पहले बनाए थे। उन्होंने इसका नाम मेमेंटो मोरी रखा है, जिसका मतलब है मौत को याद रखो। वो कहते हैं कि इन्फेक्टेड हो या ना हो, हर इंसान को एक न एक दिन मरना ही है। मेमेंटो मोरी खंभों के बीच स्पाइक इंसानी खोपड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर देखता है। केल्सन ने इस ढेर का नाम आत्माओं का मंदिर रखा है। वो चाहते हैं कि इन खंभों को देखकर लोग मौत को याद रखें और अपने चाहने वालों के साथ बिताएं, हर पल की कद्र करें। इसके बाद केल्सन एरिक के सिर को आग में जलाकर खोपड़ी बनाते हैं और स्पाइक को उसे आत्माओं के मंदिर में रखकर आने को कहते हैं। इसके बाद केल्सन स्पाइक के हाथ में मौजूद बच्चे के बारे में पूछते हैं। स्पाइक बताता है कि बच्चा एक जंबी माँ की कोख से पैदा हुआ है, लेकिन वो आम इंसानों की तरह हेल्दी है। केल्सन ये सुनकर दंग रह जाते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि माँ के गर्भ में मौजूद प्लेसेंटा ने बच्चे को वायरस के इन्फेक्शन से बचा लिया। वो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए बच्चे को अब दूध की जरूरत है। केल्सन को लगा था कि स्पाइक शायद बच्चे के लिए ही उनके पास आया है, लेकिन स्पाइक बताता है कि वो असल में अपनी माँ की बीमारी चेक कराने के लिए यहाँ आया है। आयला की बॉडी चेक करने के बाद डॉक्टर केल्सन स्पाइक से दुख जाहिर करते हैं। टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से वो बताते हैं कि आयला को मैलिग्नेंट कैंसर है। कैंसर आयला के दिमाग और पूरे शरीर में फैल चुका है, इसलिए उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आयला तब बताती हैं कि उन्हें भी पता था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो स्पाइक को बताने से डर रही थी। ये सुनकर स्पाइक फूट फूट कर रोने लगता है और केल्सन से मिन्नतें करता है कि उसकी माँ को किसी भी तरह ठीक कर दिया जाए। स्पाइक कहता है कि अगर केल्सन उसकी माँ को ठीक कर देंगे तो वह शहर से सारी दवाइयां लाकर दे देगा, लेकिन केल्सन दुख के साथ कहते हैं कि आयला की बीमारी का इलाज करने वाली कोई दवा अब बची ही नहीं है। आयला तब केल्सन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दें। डॉक्टर केल्सन आयला के फैसले को समझ जाते हैं। वो रोते हुए स्पाइक को शांत करते हैं और उसे मेमेंटो मोरी की बात याद दिलाते हैं कि हर इंसान को एक दिन मरना ही है। केल्सन कहते हैं कि स्पाइक को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ अपने प्यारे बेटे का प्यार साथ लेकर शांति से विदा हो रही है। इसके बाद केल्सन एक इंजेक्शन लगाते हैं और आयला आखिरी सांस लेती है। आयला की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगली सुबह केल्सन आयला की खोपड़ी स्पाइक के हाथ में देते हैं। वो स्पाइक से कहते हैं कि इसे आत्माओं के मंदिर की सबसे खूबसूरत जगह पर रखे। स्पाइक मंदिर के बिल्कुल टॉप पर जाकर अपनी माँ की खोपड़ी रखता है ताकि उसकी माँ रोज सूरज निकलते हुए देख सके। दोपहर में एक अल्फा जंबी उन पर हमला कर देता है तो केल्सन और स्पाइक बच्चे को लेकर छिप जाते हैं। जब अल्फा जंबी केल्सन को पकड़ने की कोशिश करता है तो स्पाइक केल्सन के एनेस्थीसिया वाले तीर से जंबी के हाथ पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। केल्सन तब स्पाइक को बच्चे के साथ आइलैंड पर लौटने को कहते हैं ताकि वो सेफ रहें। स्पाइक बच्चे को लेकर आइलैंड के गेट के सामने पहुंचता है, लेकिन वो खुद अंदर जाने के बजाय बच्चे को एक टोकरी में रखकर गेट के बाहर छोड़ देता है और चला जाता है। जेनी गेट के पास बच्चे को देखकर अंदर ले आती है और जेम्स के हाथों में सौंप देती है। टोकरी में रखे एक खत में स्पाइक ने लिखा है कि वो अब से मैनलैंड पर ही एडवेंचर करेगा और खुद को तैयार करके ही वापस लौटेगा। वो यह भी बताता है कि डॉक्टर केल्सन इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं। बच्चा एक जंबी माँ की कोख से पैदा हुआ है, फिर भी वो पूरी तरह हेल्दी है। स्पाइक अपनी माँ की याद में उस बच्ची का नाम आयला रखता है। जेम्स पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने बाहर निकल आते हैं, लेकिन स्पाइक तब तक बहुत दूर जा चुका था। इसके ठीक 28 दिन बाद स्पाइक नदी की मछली खाकर किसी तरह जिंदा है। एक दिन मछली भूनकर खाते समय वो देखता है कि जंबियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। स्पाइक उन पर तीर चलाने लगता है, लेकिन जंबियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। भागते समय वो एक बंद गली में फंस जाता है। ठीक उसी पल पत्थरों की आड़ से सुनहरे बालों वाला एक तगड़ा आदमी बाहर निकलता है। वो स्पाइक की तीरंदाजी की तारीफ करता है। इसके बाद वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं। वो आदमी अपने साथियों के साथ जंबियों पर टूट पड़ता है। स्पाइक हैरान होकर देखता है कि वो कितनी सफाई और निडरता से जंबियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। सारे जंबियों के मारे जाने के बाद वो आदमी अपनी पहचान बताता है। उसका नाम जिमी है। जिमी स्पाइक को अपनी जंबी हंटर टीम में शामिल होने का न्योता देता है और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।